कोरोना वायरस और उसकी जो अभी सामयिक अवस्था है वो बहुत ही दिलचस्प है, और खासतौर पर उसका जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो बहुत ही दिलचस्प है। संतोष की बात यह है कि हिंदुस्तान की अधिकतर जनता ने प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉकडाउन की घोषणा की गई उसका समर्थन किया है और उसका वो पालन कर रही है। एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो अभी बार बार कोरोना वायरस का उल्लंघन कर रहा है। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि हम लोगों का एक मंदिर है यहाँ मथुरा में, और वो शहर की बहुत प्रतिष्ठित देवी है, चर्चिका देवी का मंदिर है। मैंने वो मंदिर बंद किया हुआ है, सबको मालूम है कि मंदिर बंद है। इसके बावजूद कल दुर्गा अष्टमी थी, और दुर्गा अष्टमी पर नॉर्मल स्थिति में मेरे मंदिर पर मेरे ख्याल में 5-7 टन जो है पूड़ियां आती हैं। हर घर से पूड़ी, हलवा, चना का प्रसाद आता है, वो चढ़ाते हैं, लोग पूजा करने आते हैं और भयानक भीड़ होती है। मैं पूरे समय एंगेज रहता था। मैं कल खुश था कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री की बात, ये जो लोग हैं, ये जो हिंदू हैं, जो हिंदू मत के समर्थक हैं, जो प्रधानमंत्री को जिनका वोट मिला है, वो कम से कम प्रधानमंत्री की बात जरूर रखेंगे। लेकिन मुझे कल ये जानकर हैरानी हुई कि मेरा मंदिर अंदर से, उसमें एक छोटा सा मोखला है जिसमें से कोई भी फूल, पत्ती, प्रसाद अगर चढ़ाना चाहे तो चढ़ाए, या दर्शन कर सकता है तो दर्शन करे। तो जो दर्शनार्थी थे उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि उस मोखला के जरिए उन्होंने कम से कम नहीं तो 40 किलो पूड़ियां होंगी, इतना ह्यूज पूड़ियां चढ़ा दी मंदिर पर। भरा हुआ मंदिर पूड़ियों और हलवा से। मंदिर पर ताला लगा हुआ है किंतु, और बड़े पैमाने पर बंदर भी है और बड़े पैमाने पर दर्शनार्थी भी हैं, और कोई किसी भी किस्म का, मेरे मंदिर को सुबह देख के किसी को लग ही नहीं सकता कि वहां कोई लॉकडाउन लागू किया गया है। मैं कई बार ये अपील कर चुका हूं कि मंदिरों पर ये भीड़ रोकी जानी चाहिए, चाहे जैसे रोकें आप। ये मंदिर पर आने वाले वे लोग नहीं हैं जो कि किसी कष्ट में हैं, बल्कि वे लोग हैं जो कि विज्ञान को नहीं मानते, शासन को नहीं मानते, अंधविश्वास में डूबे हुए लोग हैं। वे लोग मंदिर पर उमड़ उमड़ के जाते हैं, वे धार्मिक आयोजनों में उमड़ उमड़ कर जाते हैं। मुझे अफसोस की साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने कल मरकज को लेकर 2 दिन से 3 दिन से मरकज को लेकर और मरकज में जमा हुए लोगों को, वो लोग जो जमा हुए थे उनसे भी गलती हुई है और उस गलती को नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन समस्या तो इससे भी विराट है। ये सिर्फ हिंदुओं की समस्या नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की समस्या नहीं है। समाज के हर स्तर पर धर्म के नाम पर लोगों ने लॉकडाउन को ब्रेक किया और उसका उल्लंघन किया है। ठीक यही स्थिति आज भी रही है। जो लोग दुर्गाष्टमी की पूजा नहीं करते और जिनके यहां नवमी की पूजा होती है, वे आज खूब बेशुमार अपनी पूड़ियां और प्रसाद चढ़ाने आए सुबह से, और मंदिर को अंदर से भर दिया उन्होंने। मंदिर किंतु बंद है। सबको बोला हुआ है कि मंदिर बंद है, मंदिर अब नहीं खुलेगा जब तक सरकार नहीं कहे कि मंदिर नहीं खुलेगा। लेकिन इसके बावजूद लोग थमने का नाम नहीं ले रहे। सैकड़ों लोग डेली आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं पहले भी फेसबुक लाइव से ये अनुरोध कर चुका हूं कि योगी सरकार मथुरा में जो मंदिर हैं जिन पर के भीड़ रहती है, उन मंदिरों पर पुलिस एक्टिव हो, लोगों को भगाए। लेकिन पुलिस का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। ये चिंता की बात है कि आज रामनवमी के दिन अनेक मंदिरों में लोगों ने नियम तोड़कर, बंगाल में, कलकत्ते में रामनवमी के दर्शन करने के लिए राम के मंदिरों की यात्राएं की है। कौन लोग हैं ये लोग? निश्चित तौर पर ये लोग मुसलमान नहीं है। राम मंदिर में जाने वाले और देवी मंदिर में जाने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं, ये हिंदू हैं।
ये वे हिंदू हैं जो कि किसी भी तरह से किसी भी नियम को नहीं मानते। ये सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू की विशेषता है कि उसके विज्ञान ठेंगे पे है, कानून ठेंगे पे है। हिंदू तो वे भी हैं जो रामकृष्ण मिशन वाले हैं, जो सख्ती से पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के टाइम पर लोगों को खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया गया है जो किसी भी किस्म के रूल्स, रेगुलेशन, सत्ता किसी को नहीं मानने को तैयार। समाज में ऐसे लोगों की भीड़ तैयार कर दी गई है जो कि हर स्तर पर कानून को ब्रेक कर रही है और वैज्ञानिक दृष्टि पर हमले कर रही है। कई जगह डॉक्टरों पर भी हमले हुए हैं। अगर किसी का कोरोना का पेशेंट मर गया तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन डॉक्टर पर हमले किए गए। अगर डॉक्टर बस्ती में गया तो बस्ती में डॉक्टर पर हमले किए गए। हमने एक ऐसा जंगली समाज निर्मित किया है इस भारतीय समाज में। मैं इसे जंगली समाज कहूंगा, मैं इसे भारतीय समाज नहीं कहूंगा, जो कानून को न माने, संविधान को न माने, जो प्रधानमंत्री की न माने। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है अपने भाषण में कि लोग अंधविश्वासों पर न जाएं, लेकिन मजाल है कि अंधविश्वास रुक जाएं। लोग डॉक्टर की मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग सरकार की मानने के लिए तैयार नहीं है। यह कैसा हिंदू समाज तैयार हुआ है? यह कैसे उग्र लोग तैयार हुए हैं? यही वो खेती है जो पिछले 70 साल में पैदा हुई है। यही वो खेती है, हर गली हर मोहल्ले में है। मैं तो उसका रोज सामना कर रहा हूं, रोज मुझे इस बात को सुनना पड़ता है। कल लोग मेरे मंदिर पर दरवाजे पर मेरे दरवाजे तक आके कह रहे थे कि अरे आज 2 दिन तो मंदिर खोल देते तो तुम्हारा का नुकसान हो। तो मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप मंदिर पर मत आइए, आप दर्शन करने मत आइए, लेकिन वे मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये वे लोग हैं जो कि सिर्फ मस्जिद में नहीं है, ये मंदिरों के दरवाजे पर खड़े हैं। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप कल सुबह फिर आइए। पर यमुना जी की आरती के समय लोग जय जयकार करते हुए फिर मिलेंगे आपको। कहां है पुलिस? कहां है डोभाल साहब? डोभाल साहब मरकज में तो जा सकते हैं। केजरीवाल मरकज में जो लोग थे उनके खिलाफ में गिरफ्तारी के लिए या एफआईआर के लिए अपील कर सकते हैं राज्यपाल से। लेकिन जो लोग नियम तोड़ के मंदिरों में जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ में एफआईआर की अपील की जा सकती है? किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत है, किसी गृह मंत्री में हिम्मत है कि उनके खिलाफ एफआईआर कर दे? कहने का मेरा मकसद यह कि कोरोना को लेकर सांप्रदायिक विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के शासन की बात होनी चाहिए। हमारे समाज का एक बहुसंख्यक हिस्सा है जो कि कानून के शासन को नहीं मानता। उसमें मुसलमानों में भी ऐसे समूह हैं जिन्होंने इतना पिछड़ापन पैदा किया है लोगों के बीच में कि वो ये कहते हैं कि किसी भी इलाज की जरूरत नहीं है, तुम खाली नमाज पढ़ो और मस्जिद में रहो, तुम ठीक हो जाओगे, और अगर मर गए तो सीधे स्वर्ग जाओगे। मंदिर में भी तो लोग स्वर्ग जाने के लिए आ रहे हैं बार बार। कौन समझाए कि स्वर्ग ही जाना है तो घर पर रहो, स्वर्ग आराम से जा सकते हो। मेरी ये अपील है यूपी सरकार से, मथुरा के जिलाधीश से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, कि हिंदुस्तान के मंदिरों में सख्ती से लागू किया जाए लॉकडाउन।
मंदिरों के आसपास पुलिस की चौकसी और गश्त बढ़ाई जाए। यह सही नहीं है। यह सही नहीं है कि मंदिर और मस्जिदों के आसपास लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जा रहे हैं। यह सही नहीं है। मेरे लिए चिंता की चीज है, क्योंकि लगातार ये कोरोना के पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज तक प्रधानमंत्री ने पहल करके राज्यों के साथ में कोई संवाद नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने पहल करके विपक्ष के नेताओं के साथ कोई संवाद नहीं किया है, जबकि सोनिया गांधी ने अनकंडीशनल, कांग्रेस ने अनकंडीशनल केंद्र सरकार के हर कदम का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि इस स्थिति को वो और ज्यादा बेहतर बनाएं, लोगों के जो सुझाव हैं उन्हें सुने और माने और एक परस्पर संवाद पैदा करें। ये कोरोना के बाद की जो सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में चीजें बड़ी तेजी से खराब होंगी और खासतौर पर राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से खराब होगा। कोरोना ने ऑलरेडी कर दिया है। प्रधानमंत्री ये मान के चल रहे हैं कि वे अकेले सारे संसार से लड़ लेंगे, कोरोना वायरस से लड़ लेंगे, हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। यह गलतफहमी है। प्रधानमंत्री को ठोस रूप से नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। यह जो नीतिगत दिशाहीनता है, नीति का एकदम अभाव है मौजूदा दौर में, यह बहुत बड़ी चिंता की चीज है। एक और चिंता की चीज है, बहुत जरूरी है, उस नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री अपने व्यवहार पर सोचें कि जब भी कोई नीति लागू करते, हिंदुस्तान की जनता उनके पीछे है, हिंदुस्तान की जनता उनकी दीवानी है, यह सच है। लेकिन प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जब वे कोई नीति लागू करते हैं तो वो नीति 50% तक भी क्यों नहीं सफल हो पाती। हमेशा वो नीति एक अराजकता में और एक अनुशासनहीनता में क्यों कन्वर्ट होती है। विपक्ष का तो कोई दबाव नहीं है इस पर, विपक्ष तो कोई बाधा नहीं दे रहा है। नोटबंदी के साथ यही हुआ कि वो एकदम फिजिल आउट हो गया, जीएसटी के साथ यही हुआ, वह फिजिल आउट हो गया। लॉकडाउन के साथ रोज हो रहा है कि वह रोज टूट रहा है। प्रधानमंत्री सोचें कि उनकी नीति 100% रिजल्ट क्यों नहीं देती। हर नीति अराजकता में क्यों कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ इतने से तो संतोष की बात नहीं है कि देश अब घर में है और सुरक्षित है। देश घर में है, सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सामने बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। इसलिए मैंने इस बात पर बल दिया था, मैं फिर जोड़ देना चाहता हूं और मैं तब तक जोड़ दूंगा जब तक कि प्रधानमंत्री के कान में आवाज नहीं गूंजेगी। राज्य सरकार से केंद्र सरकार बात करे, कोरोना वायरस के आर्थिक इंपैक्ट को लेकर उसको कैसे फाइट आउट किया जाए, इसको लेकर बात करे। यह समस्या अकेले केंद्र की नहीं है, यह राज्यों की भी है। दूसरी एक चीज और है जो कि बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, एक मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि आप अपने घर में रहें और लक्ष्मण रेखा क्रॉस न करें। मैं थोड़ा सा उल्टी बात कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करे। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ लोग हैं, उन लोगों ने यह मान लिया है कि मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही के अलावा कुछ नहीं कर रहे और मोदी सब कुछ सफलता की ओर ले जाएंगे। उनका विपक्ष जो है वो ये कहता है कि मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये गलत किया, मोदी ने वो गलत किया।
ये दोनों किस्म के जो रुझान हैं, ये दोनों ही रुझान उनकी अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के रुझान हैं। इन रुझानों से निकल के लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके सत्ता और विपक्ष दोनों को एक टेबल पर बैठना होगा। ये कोरोना वायरस है, ये आपके पूरे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के प्रवेश को एकदम निगल जाएगा। ये कोरोना वायरस के बाद में हिंदुस्तान में सिर्फ डिक्टेटरशिप होगी, नौकरशाही एकदम नंगा नाच करेगी, आप संभाल नहीं पाएंगे उसे। ऑलरेडी उसके सिम्टम्स आने लगे हैं। जो प्रशासन है और जो विशेषज्ञ हैं, अभी स्थिति क्या है कि प्रशासन सीधे निर्णय ले रहा है और इंप्लीमेंट कर रहा है, विशेषज्ञों की राय नहीं सुनी जा रही। अरे विशेषज्ञ वही नहीं है जिनको प्रधानमंत्री ने चुन के अपनी कोठरी में बैठा लिया है कि 10 लोग। विशेषज्ञों में वे लोग भी आते हैं, वे बड़े लार्ज स्केल पर बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर आते हैं जो हिंदुस्तान में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में और संस्थानों में रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनके ब्रेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए नौकरशाही और विशेषज्ञों के बीच में खुला संवाद होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। ये 11 लोगों की टीम या 7 विशेषज्ञों की टीम सलाह करके हिंदुस्तान को इस गर्त में जाने से बचा नहीं पाएगी। अभी शाम तक मैं नहीं जानता कि वास्तविकता क्या, कि जो अखबार मैंने देखे इंटरनेट से, जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों की ढुलाई और आवागमन नॉर्मल नहीं हुआ है, वे रास्ते में अटके हुए हैं अभी भी। एक सप्ताह से ऊपर हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में लोग कैसे रह रहे होंगे, क्या जिंदगी होगी उनकी, उनकी कोई खबर नहीं है हमारे पास में। न टेलीविजन में है, न रवीश कुमार के शो में है, ना आपके अखबारों में है, किसी में भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में एकदम भयानक स्थिति है, क्योंकि वहां जरूरत की अधिकांश चीजें नीचे से तराई के इलाकों से जाती हैं। कश्मीर के तो 2 जिलों में हालत यह है कि कई दिन से बिजली नहीं है, और कश्मीर में कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है। तो जहां बिजली नहीं है वहां बिजली दी जाए, यह एसेंशियल सर्विस है। जहां खाने की वस्तुएं नहीं है वहां खाने की वस्तुएं पहुंचाई जाए, यह एसेंशियल सर्विस है। एसेंशियल सर्विस को किसी भी कॉस्ट पर रोका नहीं जाना चाहिए। रेलवे एसेंशियल सर्विस है, आप इसे चालू कीजिए। आप रेलवे स्टेशन पर हर यात्री की चेकिंग की व्यवस्था कीजिए। रेलवे के डिब्बों में सफाई कीजिए, स्वच्छता कीजिए। ये रेलवे के डिब्बे इसलिए नहीं बने कि आप उन्हें हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दें। रेलवे बनी है इस आवागमन के लिए। आप आवागमन की व्यवस्था को एकदम तहस नहस करके एसेंशियल सर्विस बचाएंगे कैसे? हिंदुस्तान को नॉर्मल पटरी पर लाएंगे कैसे? मान लो मेरे साथ अभी कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरे साथ मिलने वाले लोग मुझसे आएंगे कैसे? फर्ज कीजिए मेरी डेथ हो जाए, आपने लॉकडाउन किया हुआ, आप एक किसी भी वाहन को चलने नहीं दे रहे, पहुंचेंगे कैसे मेरे पास? अब यह मत कहिए 21 दिन में कोई आदमी नहीं मरेगा, कोई बच्चा नहीं होगा, किसी को भूख नहीं लगेगी, सब घर में रहेंगे और सब राम राम जपेंगे। एसेंशियल सर्विस में परिवहन आता है, यह कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दिया जाना चाहिए और इसे रिवाइव किया जाना चाहिए। बस अड्डों पर बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए बस में जाने वाले हर यात्री की।
किसी की इमरजेंसी है, वो जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? आपके पास में कोई विकल्प नहीं है इसका। आप मेडिकल चेकअप कीजिए और फिर ट्रेन में चढ़ने दीजिए, लेकिन ट्रेन चलाइए। आप ट्रेन को अस्पताल के कमरा मत बनाइए। ट्रेन अस्पताल का कमरा नहीं हो सकता। ट्रेन ट्रेन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मीडिया बाइट बनाना बंद करे इस क्राइसिस पीरियड में मोदी सरकार। ये मीडिया बाइट बनाई जा रही है, अगर ट्रेन के डिब्बे सजाए जा रहे हैं, वे किस लिए सजाए जा रहे हैं? कि जो कोरोना के पेशेंट होंगे उनके लिए एक सुरक्षित जगह होगी। आप कल्पना कीजिए, एक डिब्बे में आपने एक पूरे 8 सीट को, 6 सीट को एक केबिन बना दिया, उसमें 6 केबिन बना दी, 4 केबिन। कोरोना के पेशेंट वहां रखेंगे, वो वायरस नहीं फैलेगा वहां। आप अधिक से अधिक क्या करेंगे? एक प्लास्टिक लगा देंगे बीच में। इस तरह का अनसाइंटिफिक काम मत कीजिए। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना के पेशेंट को एकांत में रहना चाहिए, और दूसरी तरफ रेल के डिब्बे में आप पूरे डिब्बे को तो, एक डिब्बे को तो एक आदमी रखेंगे नहीं। आप तो एक डिब्बे में भूस की तरह भर के रखेंगे लोगों को। नहीं नहीं, अकल से काम लें हम इस क्राइसिस पीरियड में। बेअक्ली की बातें बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था प्रशासन और विशेषज्ञों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि कौन सी चीज एसेंशियल सर्विस है और कौन सी चीज एसेंशियल सर्विस नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट नहीं बताएंगे, पॉलिटिशियन नहीं बताएंगे। पॉलिटिशियंस को कोई जानकारी नहीं होती। वो प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, वो गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वो विशेषज्ञ नहीं है, वो जानता नहीं, उसकी जटिलताओं को नहीं जानता। इसलिए नए राजनीतिक परिवेश को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जरूरी है कि पेशेवर लोग जो हैं और नौकरशाही में जो लोग हैं उनके बीच में खुला संवाद होना चाहिए। और इस बीच में मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग वे अपने दायरे के बाहर निकलें और प्रधानमंत्री के सामने ठोस सुझाव रखें। ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है ना कि हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, जिसे करना है कर ले, आप ये तय मान लीजिए कि इस समय अगर आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके खुल के सत्ता का साथ नहीं दिया तो 21 दिन बाद यही प्रधानमंत्री आपको हर मीटिंग में गरियाएगा और कहेगा ये कहां थे। आप सड़कों पर निकलिए, आप टेंट लगाइए, आप चाय खाना बिस्किट बांटिए, लोगों में, गरीबों में जाइए। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ये महामारी के समय में यह संभव नहीं है कि सिर्फ सरकार अकेले यह काम कर ले। यह संभव नहीं है। यह अच्छी बात है कि सरकार यह सोच रही है कि पूर्व सैनिकों की मदद ली जाए। मैंने 3 दिन 4 दिन पहले यह बात उठाई थी। इन पूर्व सैनिकों की मदद ली जाए और इन्हें नीचे लगाया जाना चाहिए। इलाके दर इलाके लगाया जाना चाहिए इन्हें काम पर। ये लोकल पुलिस का खाली मामला नहीं है। इसे लोकल पुलिस के मामले से निकालने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। आप लोकल पुलिस महामारी का सामना नहीं कर सकती, लॉकडाउन को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, उसके पास इतने लोग नहीं है, इतना ह्यूमन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है पुलिस के पास में इतना। आप ये जान लीजिए। इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि विपक्ष और राज्य सरकारें इन दो के साथ में डायलॉग होना बेहद जरूरी है। यह इमरजेंसी है। अपने विरोधी से सलाह करो, पूछो कि क्या करना चाहिए। यह मान के चलो कि सबसे ज्यादा अकल हमारे पास है इसलिए हम पीएम बने। नहीं, आपका सिर्फ संसद में गणित था, आपके पास सांसद थे इसलिए आप पीएम बने हैं।
अगर इस तर्क को मान लिया जाए ना कि जो जीता वही सिकंदर, तो अंबेडकर तो सिकंदर हो ही नहीं सकता। अंबेडकर तो इलेक्शन हार गए थे। ये हिंदुस्तान की जनता है, जान लीजिए आप। ये अक्लमंद को हरा देती है और मूर्ख को जिता देती है। इसलिए जीते हुए की भावना में आके ये इल्यूजन नहीं पालना चाहिए कि हम सिकंदर हैं और हम जो करेंगे सही करेंगे। नहीं, पिछले 3 अनुभव ये बताते हैं कि आपने जो भी पॉलिसी लागू की वो 50% तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। लॉकडाउन अपने लक्ष्य को हासिल करे, कोरोना वायरस के खिलाफ में भारत की जंग अपने लक्ष्य को हासिल करे, इसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री विपक्ष की और राज्य सरकारों की मदद लें, उनके साथ में डायलॉग करें। ये चीफ सेक्रेटरी के साथ में बातचीत, ये राज्य और केंद्र की बातचीत नहीं हुई प्रधानमंत्री जी। डेमोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्रतिनिधियों के बीच में संवाद होना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, उनके समाधान खोजे जाने चाहिए, क्योंकि देश गंभीर आर्थिक संकट में जा चुका है। और गंभीर आर्थिक संकट से निकलने का एक ही समाधान है, संवाद और सहयोग और अहंकार का त्याग। और आपकी भाषा में कहूं तो लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण। लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कीजिए प्रधानमंत्री जी। जो आपने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि मैं अपने पीएमओ के बाहर नहीं निकलूंगा, मैं अपनी कोठरी के बाहर किसी से सलाह नहीं लूंगा, मैंने जो विशेषज्ञ चुने सिर्फ मैं उन्हीं से सलाह लूंगा और मैं किसी की नहीं मानूंगा, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलिए। अन्यथा हिंदुस्तान बहुत गंभीर संकट में फंस जाएगा। और वैसी स्थिति में हिंदुस्तान की जनता कभी भी इस संकट से फिर निकल नहीं पाएगी। बहुत लंबा समय लगेगा। मैं नहीं जानता कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं नहीं जानता कि आपको मेरी बात अच्छी भी लग रही है या बुरी लग रही है, या आपके जो अनुयायी हैं उन्हें अच्छी लग रही है बुरी लग रही है। लेकिन मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, यह खाली एक मरकज में बैठे हुए मुसलमानों ने गलती नहीं की कि वे कोरोना वायरस के पीड़ितों के बीच में बैठे रहे। हजारों हजार हिंदू रोज गलती कर रहे हैं, वे रोज लॉकडाउन तोड़कर निकल रहे हैं और झुंड के झुंड निकल रहे हैं। सो प्लीज, धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक मान्यताओं को और भगवान को फिलहाल कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दीजिए। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, डॉक्टर जो कह रहे हैं, उसका अक्षर से पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।